Hello बेटे, welcome in our new video of 11th class with the chapter कैश बुक. ठीक है, यहाँ पे हमने अपनी लास्ट क्लास में लेजर किया था. यहाँ पे हम कैश बुक करेंगे. कैश बुक भी या कैश अकाउंट एक लेजर अकाउंट ही होता है. ठीक है, और कैश बुक होता क्या है? इट इज़ अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है, कैश बुक एक प्राइमरी बुक है अकाउंटिंग की जिसमें हम कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स. और किस ऑर्डर में? इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि जिस वे में हमारे पास सेटलमेंट्स आई हैं, मतलब जैसे जैसे डील हुई है जिस जिस डेट को, उस ऑर्डर में ही हम उसको क्या करते जाते हैं? रिकॉर्ड करते जाते हैं. ओके. अच्छा, जो कैश बुक होती है वो टू टाइप्स की आप इसमें पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज सिंपल कैश बुक और अ सिंगल कॉलम कैश बुक, और द अदर वन इज टू कॉलम कैश बुक, और यू कैन से इट इज अ डबल कॉलम कैश बुक. ठीक है, यहाँ पे हम पहले एक सिंपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट देख लेते हैं. तो डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो अमाउंट. डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो अमाउंट. दिस इज अ सिंपल फॉर्मेट ऑफ कैश बुक. वंस इज डेबिट साइड एंड द अदर वन इज क्रेडिट साइड. ये फॉर्मेट आपका देखा हुआ है क्योंकि आप लेजर में भी पढ़ चुके हैं, बस उसमें वाउचर नंबर नहीं होता था. ठीक है, डेट तो जिस ऑर्डर में जो ट्रांजेक्शन होगी वो डेट के कॉलम में लिखी जाएगी. पर्टिकुलर्स में उस ट्रांजेक्शन के डिटेल लिखे जाते हैं. वाउचर नंबर क्या होता है कि क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन्स किसी एविडेंस पे बेस्ड होती हैं और वो वाउचर ही, वो एविडेंस को हम वाउचर बोलते हैं. तो वाउचर पे एक सीरियल नंबर मेंशन रहता है, तो वो सीरियल नंबर यहाँ वाउचर नंबर के कॉलम में मेंशन किया जाता है. ओके. लेजर फॉलियो मतलब आपको पता ही है कि जिस पेज पे ट्रांजेक्शन को लिखा जाएगा लेजर के, वो पेज नंबर यहाँ पे आ जाता है. अमाउंट में जितने अमाउंट की ट्रांजेक्शन हुई है वो अमाउंट मेंशन किया जाएगा. सेम क्रेडिट साइड पे भी फॉलो किया जाएगा. ओके. तो लेट वी टेक सम एग्जांपल्स हियर कि हाउ टू पोस्ट अ ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल टू कैश बुक. ओके, एक चीज बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि जो कैश बुक होती है आपको पता ही है कि कैश जो है वो हमारा एसेट है और रियल अकाउंट के अंदर इसका रूल फॉलो होता है. रियल अकाउंट का रूल उस पर फॉलो होगा क्योंकि सारी एसेट्स में रियल अकाउंट का रूल फॉलो होता है. रूल्स विच यू आर ऑलरेडी डन इन प्रीवियस चैप्टर्स. ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. तो रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट. ठीक है, वही सेम रूल आपको यहाँ फॉलो करना है कैश बुक में. डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट. तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन में देखो तो इसलिए इसकी जो डेबिट साइड होती है वो रिसीप्ट साइड होती है क्योंकि डेबिट वर्ड्स कम्स इन. फिर उसके बाद क्रेडिट साइड क्या होती है? इसकी पेमेंट साइड होती है. क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट. ठीक है, तो आपको यही रूल यहाँ पे फॉलो करना है. डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट. नाउ वी टेक सम ट्रांजेक्शंस हियर. कैसे हम इसको पोस्ट करते हैं तो आपको फॉर्मेट समझ आ गया होगा. मैं एक सिंपल फॉर्मेट में इसको ड्रॉ करके बताऊंगी. तो फिलहाल मैं ये फॉर्मेट भी यहाँ से हटा रही हूँ. ओके, मैं कुछ जर्नल एंट्री लेती हूँ. जैसे सपोज परचेज फर्नीचर ₹10,000. ठीक है, आपको ये बात पता होगी कि जब हम फर्नीचर परचेज करते हैं और हमें डायरेक्टली अमाउंट दिया हुआ है तो ये हम बोलते हैं कैश परचेजेस. अगर मान लो लिखा हुआ है कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम एक्स ₹10,000, तो जब किसी का नाम मेंशन हो जाता है तो ये कैसी परचेज होती हैं? क्रेडिट परचेज होती हैं. तो क्रेडिट परचेज को हम कैश बुक में शामिल नहीं करते हैं. बात ध्यान रखिएगा कि कैश बुक का मतलब है ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. ओके, तो जब किसी का नाम हो तो क्रेडिट परचेज है, और जब कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब सीधा अमाउंट दिया है तो मीन्स कैश परचेजेस हैं. ओके, एक्स इन्वेस्ट कैपिटल ₹20,000 इन द बिजनेस. ठीक है, सपोज ये दो ट्रांजेक्शन मेरे पास है. अगर हम इसकी जर्नल एंट्री की बात करें तो मैं क्या एंट्री करूंगी? फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर एक रियल अकाउंट है और डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट. तो फर्नीचर मेरे पास आया होगा तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट। आई होप कि जर्नल एंट्रीज आपको क्लियर होंगी। तो 10,000 से ये एंट्री हमारी यहाँ पे हो जाएगी। ओके, उसके बाद मान लो कि मैं इसकी एंट्री करती हूँ, एक्स इन्वेस्ट कैपिटल रुपीज दिस वन, ठीक है, 20,000 की कैपिटल इन्वेस्ट करी है। तो जब भी कोई पर्सन कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो 20,000 से ये हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। अब सपोज मुझे इन ट्रांजेक्शन्स को कैश बुक में पोस्ट करना है, तो अब मैं एक सिंपल सा फॉर्मेट बना रही हूँ। आपको फॉर्मेट उसी तरह से ड्रॉ करना है जब आप क्वेश्चन करेंगे। यहाँ मैं सिर्फ समझाने के लिए सिर्फ डेबिट और क्रेडिट साइड लेके दो फॉर्मेट बनाऊंगी, ठीक है। वेयर आई राइट डाउन पर्टिकुलर्स। ओके, डेट का भी कॉलम मैं आपके लिए एक बार बना लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम डेट कैसे फॉलो करते हैं, कैसे मेंशन करते हैं। ओके, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। मैंने एक ये सिंपल सा फॉर्मेट बना लिया। ऊपर हम नेम लिख देंगे, दिस इज कैश बुक। ओके, सपोज ये ट्रांजेक्शन जो है वो हमारी 20 अप्रैल को 20 दिसंबर को हुई है, और सपोज ये 21 दिसंबर को हुई है। ओके, 2020 की ही हम बात कर रहे हैं। ये मेरी फॉर्मेटिंग हो गई, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा, डेट डाली 2020 और 2012 पर्टिकुलर। अब देखिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जब हम पहले ट्रांजेक्शन को पोस्ट करेंगे तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ फर्नीचर। क्रेडिट हो रहा है तो एंट्री कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड पे ही जाएगी, ठीक है, क्रेडिट में जाएगी। तो 2020 2012 यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर अकाउंट। कितना, मैंने पेमेंट करी 10,000 की। अब जब मैं कैश बुक देखूंगी तो मुझे देख के ही पता चल जाएगा कि मेरे 10,000 रुपए गए हैं। क्यों गए हैं, बिकॉज आई परचेज अ फर्नीचर, ठीक है। समझ आई होगी आई होप। अब मैं इस एंट्री को अगर पोस्ट करती हूँ तो 2020 और 21/10/12 में ये एंट्री हुई है। क्या एंट्री हुई है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट में ही एंट्री जाएगी, बट सेम अकाउंट में कभी उसी नाम से एंट्री नहीं जाती है, रिवर्स से एंट्री जाती है। किसकी वजह से, कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट 20,000। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेजर की बैलेंसिंग जैसे मैंने बताई थी, हर अकाउंट में सारी एंट्रीज पोस्ट करने के बाद हम उसकी बैलेंसिंग करते हैं, तो हम इसकी भी बैलेंसिंग करेंगे। जब बैलेंसिंग करते हैं तो अगर हम एक महीने की बना रहे हैं, 1 मंथ की, तो 31 दिसंबर को ये खत्म होगा। तो 31/12 को आप इसकी बैलेंसिंग कर दोगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, दैट इज 10,000 रुपीज। ये बैलेंसिंग हो गई, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बोथ साइड्स आर इक्वल ना हो, इसको बैलेंसिंग करना कहते हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन लेजर ऑल्सो। ये समझ आ गया। तो इसी तरह से जो भी एंट्री होती है, मान ली रेंट पे कर रहे हैं तो बाय रेंट आप एंट्री लिखते जाएंगे। अगर आपको जर्नल आती है तो यू कैन इजीली पोस्ट एंट्री इन कैश बुक। ओके, अब मैं आपको एक 2 कॉलम कैश बुक और बता देती हूँ। 2 कॉलम कैश बुक जो होती है वो भी बहुत ही सिंपल है। उसमें बस एक कॉलम, फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, बस एक कॉलम और बढ़ जाता है, ठीक है। और उस कॉलम को हम क्या बोलते हैं, बैंक कॉलम बोलते हैं। उसमें हम कैश और बैंक का अलग अलग कॉलम बनाते हैं, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स। अब अमाउंट में एक बनता है कैश और दूसरा बनता है बैंक। फिर सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, बैंक। ये है आपका डबल कॉलम कैश बुक। ओके, क्लियर है इतना, बस यही चेंज है। अब एंट्री एक बार और बता देते हैं। जैसे मान लो कैश और बैंक में बाकी एंट्री तो सेम ही होंगी, कि अगर आपने कोई कैश में रेंट पे किया है तो आप यहाँ लिख दोगे बाय रेंट, ठीक है। और कैश मान लो 5,000 का रेंट पे किया मैंने, बैंक पे कोई असर नहीं पड़ा, उसमें नील कर दोगे। सपोज मैंने सैलरी दी है एम्प्लॉय को 10,000 रुपीज बाय चेक, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, पेड सैलरीज रुपीज 10,000 बाय चेक। चेक से दिए तो मेरा बैंक अकाउंट डिडक्ट होगा, तो इसकी एंट्री जो हम करेंगे वो हम क्या करेंगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है।
और कितना 10,000 रुपीज से मेरा बैंक अकाउंट डिडक्ट हो गया। अब जब हम यहाँ एंट्री करेंगे तो हम करेंगे बाय सैलरीज, और अब मेरा कैश पे असर नहीं पड़ा, मैंने तो चेक पेमेंट किया है, तो 10,000 से मेरा बैंक अकाउंट डिडक्ट हो गया। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। इसी तरह से अगर मैं पैसा रिसीव करती हूँ, मान लो कि मेरा कोई डेटर था और उसने मुझे पे किया, तो एक्स पेड ₹10,000 बाय चेक, उसने मुझे चेक से पेमेंट करी है एंड डिपॉजिटेड द सेम, मैंने चेक आया मेरे पास और मैंने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो मेरा बैंक इंक्रीज होगा, तो मैं यहाँ पे करूँगी 2x अकाउंट, कैश पे असर नहीं पड़ा, मेरा 10,000 से बैंक बढ़ गया। ठीक है, किसी ने मुझे अगर कैश दिया है, मान लो सोल्ड फर्नीचर ₹10,000, ठीक है, सोल्ड फर्नीचर ₹10,000 या ₹5,000, मैंने 5,000 का फर्नीचर बेचा, तो 5,000 मेरे पास कैश आया होगा, तो मैं यहाँ कर दूंगी 2 फर्नीचर अकाउंट, 5,000 से मेरा कैश इंक्रीज हो गया, बैंक में कुछ असर नहीं पड़ा। अब जो एक चेंज आता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री होती है कि जहाँ पे हम एक तरफ से कैश निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ वो बैंक उसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। मान लो मैंने कहा विड्रॉ कैश ₹1,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अगर ऑफिस यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तब तो वो ड्राइंग्स हो जाती हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया विड्रॉ कैश ₹1,000 फॉर ऑफिस यूज, तो ऑफिस यूज के लिए अगर मैं कैश विड्रॉ करूंगी तो क्या होगा, देखो कैश विड्रॉ बैंक से विड्रॉ किया है मैंने, तो बाय एंट्री होगी कैश टू बैंक, ठीक है, और 1,000 रुपीज से ये एंट्री होगी, जर्नल एंट्री। अब जब मैं यहाँ करूंगी तो क्या हो जाएगा,